हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में हमने शुरू की हुई है पहली क्लास जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में बच्चों हम आज आगे प्रोसीड करेंगे। दिस इज पार्ट 4। तो हमने पहले 3 पार्ट्स में ट्रायंगल्स की थ्योरी देखी थी, कंप्लीट थ्योरी देखी थी। और आज उस पे हम रिलेटेड हम 4 एग्जांपल्स भी कर चुके थे अलग अलग। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको अलग अलग टाइप के जितने भी एग्जांपल्स बन सकते हैं जो एग्जाम में आप देख सकते हो या आए हुए हैं कैट में, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ डीप में। तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा और एक एक करके हम करते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। तो 4 एग्जांपल्स हम ले चुके हैं, मैं इसको नाम दे रहा हूँ दिस इज एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, 4 तक हमने एग्जांपल्स लास्ट वीडियो में देखे थे बच्चों। इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 5 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है प्लॉट ऑफ लैंड ए बी सी डी इज सब डिवाइडेड इनटू 3 प्लॉट्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इफ सी डी इज इक्वल टू 30, सी डी कंप्लीट हमें ये 30 दी हुई है, दिस सी डी इज 30, ये 30 दी हुई है हमें। अच्छा, ये दिया हुआ है कि ये लाइंस जो है ए डी पी क्यू आर एस और बी सी ये सब पैरेलल हैं। ये सारी लाइनें पैरेलल दी हुई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमें डी आर का लेंथ बताना है, डी आर का लेंथ बताना है। आप सारी बातें छोड़ो, मैंने एक बात बोली थी आपको, जहां पे आपको 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइंस दिख जाएं तो वहां पे कौन सी थ्योरम लगा करती है। हमने पार्ट 1 में किया था जब मैंने आपको ट्रायंगल्स की थ्योरी करवाई थी, आप देख सकते हैं आपके नोट्स में होगा। जहां पे 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइंस हो बच्चों, वहां पे एक थ्योरम लगती है जिसका नाम था बीपीटी। बीपीटी थ्योरम किया था हमने, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई एम श्योर आपको याद आ गई होगी, नहीं तो आप अपने नोट्स में देख सकते हैं। थ्योरम का नाम था बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी, अगर 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइंस हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बीपीटी थ्योरम बताता हूं। अब हमें इसमें डीआर निकालनी है तो पीक्यू से ज्यादा मतलब नहीं है। आप सोचो कि पीक्यू आर लाइन आपको दी ही नहीं है, ये हटा दी गई है ये लाइन। 1 मिनट के लिए मानो कि ये लाइन है ही नहीं। अब सोचो बीपीटी थ्योरम के हिसाब से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे डी आर बाय डी सी, यही बनेगा ना। देखो 3 पैरेलल लाइंस हैं तो डी आर डिवाइडेड बाय डी सी इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू ए एस डिवाइडेड बाय ए बी। ए एस डिवाइडेड बाय ए बी होगा, वी कैन राइट इट लाइक दिस। बोलो ये बात समझ में आ रही है। चेक करके देखो बच्चों, बीपीटी थ्योरम के बारे में यही बताया था मैंने, डी आर बाय डी सी इज इक्वल टू ए एस बाय ए बी। अगर 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइन होती हैं तो वी कैन यूज इट लाइक दिस। तो बस इसमें वैल्यूज दो, डी आर का वैल्यू हमें निकालना है, डी सी का वैल्यू 30 है, ए एस का वैल्यू हमारा 15 हो गया और ए बी का वैल्यू हमारा 27 हो गया। तो अब आप पाएंगे, इसको काटेंगे 3 पे तो ये 9 और ये 10 और ये भी आपस में कट जाएंगे तो ये 5 ये 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी आर का वैल्यू आ जाना चाहिए हमारा 50/3। तो 50/3 सवाल का आंसर होना चाहिए, यही क्वेश्चन का आंसर है बेटा। लगा दो और आगे बढ़ो, 50/3 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। आई होप सो ये अच्छे से क्लियर हुआ बच्चों को। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था हमारा बीपीटी थ्योरम पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पहले थ्योरी करवाता हूँ और उसके बाद क्वेश्चंस करवाता हूँ, थोड़े से मिक्स करके इसलिए करवाता हूँ ताकि आप लोग पता लगा सकें खुद भी एक बार मेरे करवाने से पहले कि ये कौन सी थ्योरम बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं। अगर मैं इसको बीपीटी के साथ ही करवाता आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता, बट वो आपका यूज में बच्चों बहुत कम आता है, उसका सिग्निफिकेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हट जाता है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा हमें किसी को भी पता नहीं है। और वहां पे तो हमारे पास ऐसा तो नहीं होगा कि अगर पहला कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है तो उसी पे पहले क्वेश्चन करेंगे। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि अगर मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस दूं तो आप थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करें कि वो कौन से मेथड से हो सकता है, कौन सी थ्योरम से हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, तो इसको आप एग्जाम्पल नंबर 6 दे दीजिए। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटिवली वेरी इजी क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे है। देखिए कैसे, एईडी एंगल निकालना है हमें। एईडी बोले तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। आपको ये वाला एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल आपका 15 डिग्री है, ये 40 है। बच्चों क्या आप एंगल सी निकाल पाओगे, बताओ मुझे कौन सी प्रॉपर्टी से। बिल्कुल सही, एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इक्वल होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स विच इज 40 + 15, वी कैन से दिस इज 55 डिग्री।
ये 55 डिग्री हो जाएगा, ये 55 है, ये 52 है, ये 55 है, ये 52 है, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है ईस्ट एंगल का, सी डी ई, सी डी ई देख रहे हो आप, सी डी ई का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इक्वल होना चाहिए सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 55 प्लस 52, ये दोनों एक्सटीरियर में है, तो वी कैन से 107 डिग्री आंसर होना चाहिए सवाल का। यही क्वेश्चन का आंसर है बेटा, 107 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलें आगे बढ़े, ये क्वेश्चन भी क्लियर है बच्चों को। देखो आप एक तरीका लगा सकते हैं मेरे साथ, आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके पहले खुद ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि होता क्या है बच्चों, एक से ज़्यादा तरीके होते हैं करने के। मैं आपको जितना बेस्ट हो सके वो तरीका बताऊंगा सवालों में। कई बार हमारा तरीका मैच करेगा, कई बार मैच नहीं करेगा, क्योंकि थ्योरी आपको भी पता है, कॉन्सेप्ट्स आपको भी पता है, तो आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं सवालों को। ठीक है, तो आपके पास एक नहीं दो मेथड हो जाएंगे। तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं कि बच्चे पॉज करके खुद ट्राई करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और पहले ट्राई कर लें क्वेश्चंस को, फिर देखें। अदरवाइज तो मेरे साथ साथ तो आप कर ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ पढ़िए और ये पता लगाइए सबसे पहले कि ये 7th एग्जाम्पल किस थ्योरम पे है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि हम कौन सी थ्योरम पे ये क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो एबीसी एक ट्रायंगल है हमारे पास, एडी इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी बच्चों एंगुलर बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो इससे कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है कि एंगल ए को बाइसेक्ट किया गया है। वेयर एडी मीट्स बीसी एट पॉइंट डी, सम ऑफ एबी एंड एसी इज 36। बीडी का वैल्यू दिया हुआ है, डीसी का वैल्यू दिया हुआ है, एबी पूछा हुआ है। तो हो ना हो आपको याद आ रहा होगा, अभी भी याद नहीं आया तो बच्चों ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले डायग्राम बना दो। तो थोड़ा सा डायग्राम बना दो बढ़िया सा, आपको आधी बातें तो 70% बातें तो हमें डायग्राम से पता लग जाती है कि ये चीज जा किस तरफ रही है। वैसे आप सही समझे हो कि ये एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन है बच्चों। हमने पार्ट 2 में या 3 में पढ़ा था एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। आप देखिए एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। एबीसी यदि एक ट्रायंगल है हमारे पास और एंगल ए को हमने बाइसेक्ट किया है, ये हमने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे मीट किया, इसको डी नाम दे दिया। एंगुलर बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये अल्फा है तो ये अल्फा है, और इसमें बीडी का वैल्यू 10 दिया हुआ है आपको, डीसी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, और ए बी और ए सी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू पूछा है हमसे, ए बी प्लस ए सी दोनों को मिला के टोटल सम 36 है। अब आप मुझे सारी बातें छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए कि ए बी और ए सी का रेशो क्या बनेगा। आप कहेंगे सर यही थी ना एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम सेज दैट कि रेशो ऑफ दीज टू अदर साइड्स बच्चों उसी रेशो में होगी जिस रेशो में एंगुलर बाइसेक्टर थर्ड साइड को डिवाइड करेगा। मैं आपको थ्योरम याद दिला देता हूं, एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड द थर्ड साइड इन सेम रेशो एज अदर टू साइड्स। देखिए आपकी नोटबुक में होगी, तो हम कहेंगे ये उसी के इक्वल होगी जो डी बी बाय डी सी होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ए बी बाय ए सी का जो रेशो आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 10/8, मतलब कि क्या रेशो बन गया ये 5/4। ठीक है, ए बी बाय ए सी का रेशो 5/4 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी यदि मैं 5 के मानूं, ए बी अगर 5 के मानता हूं तो ए सी हमारी 4 के है, और दोनों का सम हमें 36 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 5k प्लस 4k का वैल्यू हमारा टोटल मिला के 36 है। तो 9k का वैल्यू हमारा 36 हो जाएगा, k का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन k की नहीं बच्चों, हमें 5k की वैल्यू बतानी है, मतलब 5 × 4। तो आंसर इसका 20 हो जाएगा। 20 सवाल का सही आंसर है, यही सवाल का सही आंसर है। 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यही सवाल का आंसर है, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू बतानी थी, तो ए बी 20 है। 20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो क्या बच्चों को मजा आ रहा है, क्या समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस अच्छे से। सवालों में कुछ नहीं है बेटा, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं कभी ना कभी पेपर में, बट आप देख पा रहे हैं। अगर आप ये फिगर आउट कर सको कि किस सवाल में क्या लगेगा, तो उसके बाद सवाल में कुछ भी नहीं बचता है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। बस आपको उस क्वेश्चन को करके दिखाना है। ज्योमेट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैट बच्चों, हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए मैं सब चीज़ें आपको बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, हर चीज़ को पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, और क्वेश्चंस भी हम खूब लेने वाले हैं ताकि आपका टॉपिक बेस्ट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। ये है एग्जाम्पल नंबर 8, ये देखते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8।
तो पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए पहले कि क्या चीज लगेगी क्वेश्चन में। कहता है ट्रायंगल पी क्यू आर है और एच और के दोनों पॉइंट्स है पी क्यू और पी आर पे, सच दैट एच के इज पैरेलल टू क्यू आर। बच्चों आधी बात तो मुझे इससे समझ में आ जाती है कि दो लाइनें पैरेलल हो गई हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी, किसी ट्रायंगल में अगर दो लाइनें पैरेलल दिख जाए तो सिमिलैरिटी तो लगी जाएगी। अब जरूरत है या नहीं उसको बाद में देखेंगे, बट एच के पैरेलल हो गई है क्यू आर के, मतलब कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, दिस इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसमें हमने ये समझ में आ गया है कि जो एच के लाइन है, जो एच के लाइन है वो पैरेलल गिवन है, मैंने नहीं बोला वो गिवन है बच्चों। एच के जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, तो इसको देखते ही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर ऐसा है तो देखते ही ये तो लिख ही दो कि ट्रायंगल पी एच के सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगी। बच्चे कहते हैं ऐसे कैसे सिमिलर हो गई सर? बेटा अगर दो लाइनें पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और ये तो कॉमन है ही है, पी वाला तो कॉमन है ही है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो हम बोल सकते हैं पी एच डिवाइडेड बाय पी क्यू, यहीं से उठाते हैं ना हम, पी एच बाय पी क्यू इज इक्वल टू एच के बाय क्यू आर, तो हम कहेंगे एच के डिवाइडेड बाय क्यू आर। तो पी एच का वैल्यू 6 है और पी क्यू कंप्लीट हमारी 8 हो गई, इज इक्वल टू एच के का वैल्यू हमारा 4 है और क्यू आर हमें निकालनी है। देखिए सवाल कितना आराम से खत्म हो जाएगा। ये वैल्यू 6 है, ये 8 कैसे हो गई सर? देखो 6 प्लस 2 8 हो गई ना, अगर ये 6 दी हुई है तो 6 प्लस 2 ये 6 है, ये 2 है, तो पूरी कंप्लीट तो पी क्यू तो 8 हो गई ना बेटा। ठीक है, अब मुझे बताओ आंसर क्या बनेगा? तो ये 3 हो गया सर, ये 2 हो गया, तो हम कहेंगे क्यू आर का वैल्यू आ गया 16/3, बोले तो 1/3 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर होना चाहिए, यही सवाल का आंसर है बी बॉम्बे। तो बी बॉम्बे आंसर हो जाएगा, ये लगाइए और आगे बढ़िए। तो ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे था? बिल्कुल सही समझा आपने, ये किस कॉन्सेप्ट पे था? ये हमारा सिमिलैरिटी पे था। तो सिमिलैरिटी हमने लगाई और सिमिलैरिटी से ये सवाल बड़े ही प्रेम प्यार से खत्म हो गया। चलें आगे बढ़े। आई थिंक बच्चों को समझ में आ गया, बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा है, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 9 लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 9। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 9 को करवाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं। बच्चों आप लोगों को नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता होना चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। देखो यूज होगी चीज, यूज होने वाली चीज है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लीजिए, वैसे भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे इस सवाल में देखिए क्या कहता है, ए मैन ऑफ हाइट 175 सेंटीमीटर। भाई 175 सेंटीमीटर का एक आदमी है, ये 175 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहता है स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम लैंप पोस्ट ए बी। तो 4 मीटर की दूरी पे खड़ा है, मैंने कहा 4 मीटर बोले तो 400 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर दूरी पे एक लैंप पोस्ट है, ये एक लैंप पोस्ट ए बी, ये एक लैंप पोस्ट है ए बी, और इसने बोला हुआ है सवाल में इफ द लैंप ए इज एट ए हाइट ऑफ 5.25 मीटर फ्रॉम द पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड। 5.25 बोले तो 525 सेंटीमीटर पॉइंट ये वाला है बी पॉइंट से, और यहां पे क्या लगा हुआ है? यहां पे एक लैंप लगा हुआ है। कहां पे लैंप लगा हुआ है सर? ए पॉइंट पे एक लैंप लगा हुआ है बेटा, ए पॉइंट पे एक लैंप लगा हुआ है जहां से लाइट आ रही है। यही कह रहा है ना वो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैन शेडो ऑन द ग्राउंड। अब देखो यहां से लाइट आएगी, कहां से? लैंप से। लाइट आई 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 आई, मैन पे गिरी लाइट आके। अब मुझे बताओ अगर आदमी पे लाइट गिरेगी आके तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? सब पीछे पीछे बनेगी ना। अगर आदमी ये खड़ा है तो इसकी इमेज ग्राउंड पे कहाँ बनेगी? शेडो कहाँ बनेगी? पीछे। और कहना ही से शेडो इतनी बनेगी जितनी दूर तक ये लाइट जाएगी। तो एक मिनट में आपको दोबारा बोल दूं, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर सी डी एक आदमी है तो इसकी जो शेडो बनेगी ग्राउंड पे, कहना ही से वो डी ई बनेगी, इसको एक्स नाम दे देता हूँ। जो शेडो होगी मैन की वो क्या होगी? वो डी ई होगी। भाई आदमी अगर खड़ा है तो उसकी शेडो उसके पीछे बनेगी, पीछे बनेगी तो वो क्या बनेगी? एक्स बनेगी। लाइट यहां तक गई है। अब आपको डायग्राम, देखो डायग्राम आपने बना लिया, अब सवाल में कुछ बचा नहीं है। डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, मेरा ज्योमेट्री में हमेशा बोलना होता है, बच्चे समझ जाते हैं एक ही बार में, और समझना बहुत जरूरी होता है बेटा। ये बात ज्योमेट्री में डायग्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब तक आप इसका डायग्राम नहीं बनाते आपको समझ ही नहीं पड़ती कि ये बात क्या कर रहा है, लेकिन अब समझ में पड़ रही है हमें।
तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं देखते ही क्या बोलूंगा, देखो ये दो परपेंडिकुलर्स हैं क्योंकि दोनों स्टैंड है और ये एंगल कॉमन है, तो दो एंगल अगर इक्वल दिख जाए तो सवाल किस तरफ चला जाता है? बिल्कुल सही समझा आपने, वो सवाल हमारा किस तरफ चला जाता है बेटा? वो सवाल हमारा सिमिलरिटी की तरफ चला जाता है सर। तो ये सवाल हमारा सिमिलरिटी की तरफ जा चुका है। कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर है? आप कहेंगे ट्रायंगल ईडीसी, दिख रही है आपको ईडीसी, ईडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल के सिमिलर है? सिमिलर टू ट्रायंगल ईबीए, सिमिलर टू ट्रायंगल ईबीए। बताइए मुझे देख के, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर हो जाती हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ईडी डिवाइडेड बाय ईबी, ईडी डिवाइडेड बाय ईबी इज इक्वल टू डीसी, डीसी डिवाइडेड बाय बी ए, डीसी डिवाइडेड बाय बी ए, डीसी डिवाइडेड बाय बी ए। बस वैल्यू दे दो इनको, सवाल खत्म है। ईडी कितना है? एक्स, ईबी कितना है? एक्स प्लस 400, ठीक है। डीसी कितना है? डीसी 175 और बी ए कितना है? बी ए 525। तो ये दोनों काटोगे तो ये 1/3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 400, ठीक है। यहां से x का वैल्यू, यहां से 2x का वैल्यू 400 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200। 200 तो सेंटीमीटर में आया बेटा, क्योंकि बात सारी सेंटीमीटर में कर रहे थे, तो मीटर में कितना हो जाएगा? 2 मीटर। हम कहेंगे 2 मीटर आंसर होना चाहिए सवाल का, यही आंसर है, ए हो जाएगा आंसर, ए अहमदाबाद, यही सवाल का आंसर है। देखो मजा आया ये सवाल करके। सबसे इंपॉर्टेंट इस सवाल में एक चीज थी, पहले डायग्राम बना लिया हमने, उसके बाद तो सवाल में सिमिलरिटी लगानी थी और कुछ किया ही नहीं हमने, बस सोल्व किया उसको और हो गया क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मेरे ख्याल से समझ में आ रही है चीजें सभी बच्चों को बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, आइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, मैं फिर चाहूंगा एक बार आप पॉज करके ट्राई कर लें, ठीक है। नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर लें, नहीं तो आप मेरे साथ भी देख सकते हैं। सवाल बहुत बढ़िया है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बता देता हूं। एपी पैरेलल है, ये एपी पैरेलल है किसके? ईएफ के। ये ईएफ लाइन है और ईएफ पैरेलल है बीक्यू के। ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं। कौन कौन सी, एक बार फिर बता देता हूं। ये एपी, ये ईएफ और ये बीक्यू। और इसके अलावा एएफ और डीई लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों दिख रही हैं आपको। एएफ और डीई लाइनें भी पैरेलल हैं, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये और ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं। हमें पूछा है डीईबी का वैल्यू। डीईबी ये वाला एंगल है बेटा, देख पा रहे होंगे आप। बड़ा खतरनाक सा लगता है, आप सामने देखो बस, कुछ ज्यादा मत। अगर आपको सोचना भी है तो डायग्राम को देख के सोचो कैसे कर सकते हैं। आप ट्राई भी कर सकते हैं, करने के तरीके बहुत हैं, बहुत सारे तरीके लग जाते हैं, बट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप अपने से भी ट्राई कर लेना, मे बी आप दूसरा तरीका लगाएं, बट आपको कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट तरीका बताऊं। देखो यहाँ पे ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। आप क्या करो, इस डीई लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो, ऐसे करके बोलो, कर सकते हो। आपने ये डीई लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। कौन सी लाइन को? डीई, डीई, डीई। अब ये 22 है तो मैं कहता हूं ये वाला एंगल जो बनेगा ये भी 22 डिग्री होगा। बताओ क्यों? ये वाला एंगल अगर 22 डिग्री है तो मैं कहता हूं ये भी 22 डिग्री होगा। बताओ क्यों? बच्चे कहते हैं सर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। मैंने कहा कैसे? बच्चे कहते हैं सर दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं वो बिल्कुल इक्वल हो, मतलब जो कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, ये 22 है तो ये भी 22 होगा क्योंकि ये दोनों एंगल कोरस्पोंडिंग है। अब ये 22 है, ये 12 है, तो ये एंगल कितना बनेगा? ये 22 है, ये 12 है, ये इसका क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है। वेरी गुड। कौन सी ट्रायंगल का? ये देखो बच्चों, ये कौन सी ट्रायंगल का एक्सटीरियर है? ये वाला एंगल कौन सी ट्रायंगल का एक्सटीरियर है? ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। आप देख पा रहे होंगे ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? 22 + 12। बिल्कुल सही बात है, तो ये 34 डिग्री होना चाहिए। यही सवाल का आंसर है। कोरस्पोंडिंग एंगल देखो, दोबारा बता देता हूं, खत्म है सवाल। 34 डिग्री आंसर है बेटा, बस इतना ही करना है। ये एक बार फिर बता देता हूं, ये 22 है तो ये 22 होगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये 22 है, ये 12 है, तो 22 + 12 ये 34 बनेगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो आंसर 34 डिग्री हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का आंसर भी है। चले हम आगे। इतना क्लियर है बच्चों को? देखो कितने क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, टोटल 10 एग्जांपल्स दे दिए हैं मैंने टोटल मिला के। किस पे? ट्रायंगल्स पे। और एग्जांपल्स करेंगे। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी सबको। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एग्जांपल नंबर 11।
तो ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 11। तो ये सवाल पढ़िए और मुझे आंसर दीजिए क्या बनेगा। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, समझने वाली बात है, तो तुरंत आंसर दे देंगे। इफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। बच्चों आपको याद होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपको सिमिलैरिटी में पढ़ाया था मैंने, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो या उनके उनके परपेंडिकुलर्स का रेशियो एक ही बात है, उनको ऑल्टीट्यूड्स बोल दो या परपेंडिकुलर्स बोल दो। तो हमने क्या निकाला था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो परपेंडिकुलर्स का रेशियो होता है वो वही साइड्स का रेशियो होता है। वही रेशियो किसका होता है, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, स्क्वायर रूट ऑफ एरियाज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। मतलब स्क्वायर रूट किसका लेना है हमें, इन दोनों का। तो आप सिंपल एक ही स्क्वायर रूट में दिखा दो उसको, तो आप ऐसे करके दिखा दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट लेना है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। तो बस यही आंसर होना चाहिए, मतलब 4/5 आंसर होना चाहिए। यही सवाल का आंसर है। सी कैलकाटा, सी लगा दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सी कैलकाटा इस सवाल का आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सही है। बोलिए सही है इतना, तो सी आंसर हो जाएगा बेटा 4:5। देखो सवाल करना आना चाहिए, है क्या उसके बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, बहुत ही मजेदार सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 पे बहुत ही मजेदार सवाल। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, देखो एक बात फिर वो दोहराता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों। डायग्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ज्योमेट्री। तो डायग्राम सही बनाइए, सवाल तो अपने आप हो जाएगा। अब इसमें डायग्राम ठीक बनाइए। पी क्यू आर ट्रायंगल है, क्यू हमें 60 दिखाना है, आर 40 दिखाना है। तो क्यू को 60 जैसा दिखाओ और आर को थोड़ा 40 जैसा दिखाते हैं, ऐसे दिखा देता हूं। तो ये ट्रायंगल है हमारी पी क्यू आर। इस पी क्यू आर ट्रायंगल में हमें ये गिवन है कि एंगल क्यू 60 डिग्री है, यस सर, और एंगल आर का वैल्यू 40 डिग्री गिवन है, यस सर। बोलिए यही है ना, क्यू हमारा 60, ये 40। चलिए तो ये बताइए, ये 60 ये 40 तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। बच्चे कहते हैं सर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, देखो 60 + 40 100 में से ये गया तो ये बचा हुआ एंगल 80 हो जाएगा। एंगल पी कितना हो जाएगा, 80। इसका यूज करेंगे बट ये 80 हो जाएगा। अब कहते हैं पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। इस एंगल को, कोई लाइन है पी एस, ये बाइसेक्ट कर देती है ऐसे करके। बाइसेक्ट का मतलब है, आपने बोला बेटा ये 80 है तो 80 है तो 40 ये हो गया, 40 बचा हुआ हो गया, 40 ये हो गया इतना एंगल, और 40 ही बचा हुआ एंगल हो गया, 40 बचा हुआ एंगल हो गया। पीटी जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, पीटी जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, पीटी परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। अब पीटी अगर परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ये 90 है ये 60 है, ये 90 है ये 60 है, ये 90 है ये 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 30। ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 30। ये बचा हुआ एंगल 30 है बेटा, क्यों, क्योंकि भाई तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 60, ये 90, 150, तो बचा हुआ 30। जबकि ये बचा हुआ कंप्लीट एंगल कितना था, 40, क्योंकि 40-40 में बांटा था। पीएस जो था वो एंगुलर बाइसेक्टर था, तो 40 ये तो 40 बचा हुआ, इसका मतलब 30 ये, तो ये कितना बच गया बेटा, 10। और ध्यान से पढ़ के देखो, यही तो पूछा था आपसे, टीपीएस, टीपीएस यही तो एंगल है। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, 10 डिग्री। 10 डिग्री आंसर होना चाहिए, यही सवाल का आंसर है, ए अहमदाबाद। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, ये सवाल एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से सुन लो। देखो ये 60 था बेटा, ये 40 था, तो बचा हुआ 80। पीएस आपने एंगुलर बाइसेक्टर डाला, एंगल बाइसेक्ट हो गए, तो इसका मतलब ये 40, तो बचा हुआ 40। लेकिन पीटी आपने परपेंडिकुलर डाला, तो ये 90, ये 60, तो ये बचा हुआ 30, ये 30, तो ये बचा हुआ 10, क्योंकि ये टोटल 40 बचा था। तो 10 आंसर है सवाल का। आई होप सो दिस इज क्लियर। चलिए बढ़े आगे की तरफ बढ़े। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा आपके सामने, देखो बहुत ही प्यारा सवाल, ये भी क्वेश्चन नंबर 13। एक बार आप पढ़ लीजिए, सवाल कर सकते हैं आप, मतलब एग्जाम्पल आप हल कर सकते हैं मैं जो दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थ्योरी में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आई एम श्योर कि मैं जो भी एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ बच्चों, आप मैक्सिमम एग्जाम्पल खुद से कर सकते हो, मैक्सिमम क्या सारे कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 13th question says D and E are points on AB and AC respectively of triangle ABC। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC करके, दिस इज द ट्रायंगल ABC विच इज गिवन, दिस इज द ट्रायंगल ABC विच इज गिवन। अब वो इसमें कहता है कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC। जो D पॉइंट है वो AB पे है और जो E पॉइंट है वो AC पे है, ठीक है। और इन दोनों को ज्वाइन भी कर लो ऐसे करके।
नाउ ही सेइंग, अब वो कह रहा है बच्चों, देखो इस सवाल में ध्यान से देखना, जैसे वो कह रहा है वैसे मानना पड़ेगा हमें। मैं इसको पॉइंट्स को भी थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो डी और ई दो पॉइंट तो लेने हैं हमें, लेकिन क्या बोल रहा है वो, इस तरह से लेने हैं कि इट इज गिवन दैट ए डी फोर डी बी फाइव। तो ठीक है, ए डी फोर ये डी है, ए डी फोर और बी डी फाइव, डी बी फाइव और ए ई पाँच है। तो ई यहाँ दिखा देता हूँ, ए ई हमारी फाइव है, तो ये लाइन कुछ ऐसे है, ए ई फाइव है और हमें ई सी का वैल्यू पूछा है, तो ये एक्स बोल देता हूँ। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एंगल इक्वल दिया हुआ है हमें, एक एंगल इक्वल दिया हुआ है, और अगर कोई एंगल इक्वल दिया हुआ है बच्चों ट्रायंगल के अंदर, तो सवाल 99% किस तरफ जाता है, सिमिलैरिटी की तरफ जाता है, क्योंकि एक एंगल इक्वल और दिखा सकते हो आप। जैसे इसमें एंगल कौन सा इक्वल दिया हुआ है, ए डी ई, एंगल ए सी बी के इक्वल दिया हुआ है, समझ रहे हो बात, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है आपको, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, और ये एंगल कॉमन है, देखो दो ट्रायंगल्स में, एंगल ए कॉमन है दो ट्रायंगल्स में, कौन सी, एडीई और एबीसी। लेकिन कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आप कहेंगे सर ट्रायंगल एडीई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए, देखो ए लिया है तो ए पॉइंट लेंगे, लेकिन डी डी बीच में लिखा है तो डी इक्वल है सी के, तो बच्चों फिर सी आएगा, समझ रहे हो बात को, फिर सी आएगा। नहीं आई समझ में बात, आ गई है सर, देखो आ गई ना। और ए डी ई, क्योंकि डी बी सी के इक्वल था तो सी आएगा फिर बी आएगा, तो यू कैन शो लाइक दिस। तो अब यहाँ पे आप क्या कहोगे, ए डी बाई ए सी, ए डी डिवाइडेड बाई ए सी, क्योंकि सिमिलरिटी में हम यहाँ से उठाया करते हैं, ए डी बाई ए सी, ए डी बाई ए सी इज इक्वल टू, हम कहेंगे ए ई बाय ए बी, क्या बोलेंगे, ए ई डिवाइडेड बाय ए बी, बोलो सही है। अब वैल्यूज दो आपको, किस किस की वैल्यू क्या क्या है, तो आप कहेंगे ए डी का वैल्यू है सर 4, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ए सी का वैल्यू है 5 प्लस एक्स, मैंने कहा सही बात है, ए ई का वैल्यू 5 है और ए बी का वैल्यू हो गया टोटल 4 प्लस 5 दैट इज 9। चलिए करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 इज इक्वल टू 25 प्लस 5x हो जाएगा, यहाँ से 5x का वैल्यू आपका 11 हो जाएगा और x का वैल्यू आपका 11/5, बोले तो 2.2 सेंटीमीटर। ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, सी कैलकाटा, यही आंसर है सवाल का, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन किसका था बच्चों, ये सवाल सिमिलैरिटी पे था। कैसे पता लगेगा सर हमें सवाल सिमिलैरिटी की तरफ जा रहा है, देखो कोई एंगल इक्वल दिया हो ट्रायंगल के अंदर, तो एक एंगल और आप इक्वल दिखा दो कोई कॉमन, उसके बाद तो बच्चों वो क्वेश्चन किस तरफ चला जाता है, सवाल सिमिलैरिटी की तरफ ही जाएगा ना, तो सवाल सिमिलैरिटी की तरफ चला गया और सब खत्म हो गया सवाल। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर 14 ये रहा आपके सामने, चलिए दीजिए, मैं तो चाहता हूँ अब आंसर आप दे दें एग्जाम्पल नंबर 14 का, बिल्कुल मतलब आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आपको थ्योरी में सब बताई हुई हैं बातें। देखो ए बी सी और डी ई एफ दोनों सिमिलर दी हुई हैं ट्रायंगल्स, और इनके एरिया 9 और 49 है। मीडियंस का एक मीडियन पता है 7 है, दूसरा मीडियन आपको निकालना है, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन आपको निकालना है। आपको याद है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एरियाज, स्क्वायर रूट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एरियाज इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस होता है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने बाकी चीजें नहीं लिखी, क्योंकि साइड्स का रेशो, स्क्वायर रूट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशो, वही मीडियन का रेशो होता है, वही ऑल्टीट्यूड का रेशो होता है। सिमिलैरिटी में हमने डीप में पढ़ा है सर। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट इसका कितना आ गया, ये आ गया सर 3/7, 3/7। अब इसमें देखो आपसे AM पूछा हुआ है, मतलब पहली वाली ट्रायंगल का मीडियन पूछा हुआ है, मतलब कि M1 तो पूछा हुआ है, AM बोल दो, M1 बोल दो, और M2 आपको दिया हुआ है, ये दूसरी वाली ट्रायंगल का मीडियन आपको दिया हुआ है, DEF वाले का मीडियन है ये, है ना, DN। तो कहना ही से ये 7 दिया हुआ है, 7 से 7 कट जाएगा, M1 का वैल्यू 3 आ जाएगा, यही सवाल का आंसर है, खत्म हो गया सवाल। बच्चों अगर कोई भी डाउट है तो एक बार थ्योरी को दोबारा देख लो, यही चीजें लिखी हुई हैं, अच्छे से लिखी हुई हैं, सवाल में बस सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है, सवाल में सिर्फ बस इम्प्लीमेंट करता होता है, सवाल हो जाता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि कैट में तो सर ऐसे सवाल नहीं आएंगे, अरे कैट के ये सवाल है, बच्चे कहते हैं सर इतने आसान आएंगे, आसान आपको लग रहे हैं क्योंकि आपको बता दिया है मैंने। उन बच्चों के लिए ये सवाल बहुत मुश्किल है जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि रेशो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ देयर एरियाज उनके मीडियन के रेशो के बराबर होता है। एंड बिलीव मी, ये बात मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होती है,
ठीक है, क्योंकि पहले नहीं पढ़ी होती हैं आपने कभी बेसिक क्लासेस में जब किया होगा ऐसा कुछ, 7th 8th 9th 10th में ज्योमेट्री शुरू हो जाती है तो बच्चों पहले नहीं निकल के आती है। और कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हम तैयारी कहाँ से करें, तो बच्चों मैं आपको एक बुक का फिर भी रेफरेंस दे देता हूँ अगर आप चाहते हैं, लेकिन अभी किसी बुक को मत करना। फिर भी मैं किसी बुक का अगर नाम लेता हूँ तो मैं क्वांटम कैट का नाम लेता हूँ। एक बुक है क्वांटम कैट करके, क्वांटम कैट करके बाय सर्वेश के वर्मा। आपको पिछले 25 ईयर्स के कैट के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें। तो आई रिकमेंड दिस बुक, क्योंकि बाकी बुक से ज़्यादा बढ़िया लगती है मुझे। वैसे मुझे ऑथर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट ये पर्सनली मुझे बुक बाकी बुक से अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि इसमें गलतियां कंपेयर टू अदर बुक्स थोड़ी सी कम हैं, और बुक में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को दिया हुआ है और उनके सॉल्यूशंस को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पर्सनली आई रिकमेंड दिस बुक। वैसे आपकी मर्जी, आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, कोई भी बुक कैट से रिलेटेड आप उठा सकते हैं तैयारी के लिए, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द बुक जो मैं जनरली रिकमेंड करता आया हूँ लास्ट 12-13 ईयर्स से, अपने कैट जब से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो आप ये बुक एक कर सकते हैं, इसमें से तैयारी आप साथ साथ अपनी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं कहूँगा अभी कुछ भी स्टार्ट मत करिएगा, क्योंकि अभी बीच में है टॉपिक ज्योमेट्री में। जब तक बच्चों ट्रायंगल्स पे, अभी तो हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, जब तक मैं ना बोलूं तब तक स्टार्ट मत करिएगा अभी, क्योंकि मैं कब रिकमेंड करता हूं, मैं जनरली रिकमेंड करता हूं जब हम क्वाड्रिलेटरल्स तक पढ़ चुके होते हैं। अभी मैं ट्रायंगल्स पढ़ा रहा हूं, फिर एडवांस ट्रायंगल्स पढ़ाऊंगा, फिर क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद आई जनरली रिकमेंड कि अब आप यहां से शुरू कर सकते हो करना तैयारी। बट अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा कि दिस इज वन ऑफ द बुक जो आप परचेज कर सकते हैं बिना कोई ऐसा सोचे हुए कि कोई और बुक, मतलब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आइए जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये एग्जाम्पल लिखिए और देखिए क्या आंसर होना चाहिए एग्जाम्पल नंबर 15 का। तो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल नाउ। ये कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम क्यू इंटरसेक्ट द हाइपोटेन्यूज एट पॉइंट एम। पी क्यू 12 है, क्यू आर 15 है, क्यू एम का वैल्यू बताना है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है, हमने थ्योरी पढ़ी थी हर चीज से रिलेटेड। तो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल नाउ। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। दिस इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज गिवन। पी क्यू का वैल्यू 12 दिया हुआ है, क्यू आर का वैल्यू 16 है, क्यू एम का वैल्यू बताना है। क्यू एम क्या है? क्यू एम जो है परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड है, लाइक दिस। ये क्यू एम है, क्यू एम, इसकी वैल्यू हमें बतानी है हाइपोटेन्यूज पे। तो सबसे पहले तो पी आर निकालेंगे बेटा। पी आर निकालिए आप, पी आर निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से। वो निकाल पाएंगे सर? बिल्कुल। कैसे निकालोगे भाई? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, तो पी आर का स्क्वायर हो जाता है। मैं आपको बता दूं ये 144 प्लस ये कितना बन गया आपका 256, इट इज पी आर का स्क्वायर। तो बच्चों पी आर का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, तो पी आर का वैल्यू आपका 20 हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू 20 है, तो दिस कम्स आउट टू बी 20। पी आर का वैल्यू 20 आ गया। देखो पी आर आ चुका है, अब है ही कुछ नहीं सवाल में बच्चों। क्यू एम निकालने का मैंने फॉर्मूला बनवाया था, आपको भूल गए हैं बच्चे? नहीं भूले ना? क्या था वो? क्यू एम निकालना है आपको, तो मैंने कहा था 12 इंटू 16 ए इंटू सी डिवाइडेड बाई बी। बी लॉन्गेस्ट साइड होती है, ए इंटू सी मतलब प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, डिवाइडेड बाय बी, बी मतलब लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज 20। बच्चे कहते हैं याद नहीं है सर। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में देखो बेटा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जहां से हमने ट्रायंगल शुरू किया। आई एम श्योर मैं एक बात बोलता आया हूँ बच्चों, थ्योरी अच्छे से नोट करनी है जो मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं चीजों का यूज करूंगा, कुछ भी अलग से अपने से यूज नहीं करने वाला कि एक नया फॉर्मूला यूज कर दूं बीच में। ना ना ना, जो आपको पढ़ा दिया उसके बाहर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा कभी भी। किसी सवाल में जाऊंगा तो पहले पूरा लिखवाऊंगा कि हाँ ये थ्योरम थी जो हमने करनी थी। तो अभी तो फिलहाल ये उसी पे है। मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, मैंने बताया था a इंटू सी डिवाइडेड बाई बी होता है फॉर्मूला किसका? जो ऑल्टीट्यूड पे आप परपेंडिकुलर डालते हो। बी कौन सी है? लॉन्गेस्ट साइड। तो आपका आंसर आ जाएगा ये 5 3 हो गया, ये 5 हो गया, 48/5 9.6 आ जाएगा। 9.6 आंसर होना चाहिए। डी डाली सवाल का आंसर है, तो डी ही क्वेश्चन का आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। खत्म हो गया सवाल। एक लास्ट क्वेश्चन और करवाता हूं, एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल्स और भी दूंगा अगले आने वाले वीडियोस में बेटा, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल के साथ आज के वीडियो को समाप्त करूंगा, आज की क्लास को समाप्त करूंगा। तो एक एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल लिखिएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 95% बच्चे आंसर नहीं दे पाते, बट अगर आप रिलेट कर पाओगे इसको थ्योरी के साथ तो आप आंसर दे सकते हो। देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूं। एबीसी एक ट्रायंगल है, एंगल ए 60 है। तो एक एबीसी ट्रायंगल दिखाइए। एबीसी हमें एक ट्रायंगल दी हुई है,
ABC इज अ ट्रायंगल विच इज गिवन, हमने दिखा दी ABC ट्रायंगल। एंगल ए 60 है, ठीक है, ये वाला एंगल 60 है, इसको आपने बाइसेक्ट कर दिया, ये AD बन गई। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने कितने हो गए, ये दोनों एंगल हमारे 30-30 हो गए। AC का AB का वैल्यू 3 है, AC का वैल्यू 4 है, AD का वैल्यू निकालना है, x मान लेते हैं, AD का वैल्यू x मान लेते हैं। अब आप हमें x बताना है, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर की वैल्यू बतानी है। आप सारी बातें छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ यस नो करके, क्या मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ABD का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC दिख रहा है आपको, ABD ADC, इन दोनों का एरिया क्या मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा? बच्चे कहते हैं यस सर बिल्कुल होगा, इसमें क्या दिक्कत है ना। इसका और इसका एरिया टोटल के एरिया के बराबर। एक फॉर्मूला किया था हमने एरिया का निकालने का, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं याद दिलाता हूँ बेटा। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। याद है एरिया का एक फॉर्मूला किया था हमने, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इंटू एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो वो वाला लगाइए, देखिए यहाँ पे हाफ इंटू 3 इंटू एक्स, एंगल उनके बीच का लेना है, ठीक है, जहां पे मैंने एरियाज के फॉर्मूले लिखवाए थे वहां पे चेक करिए एक बार। प्लस इसका कैसे निकालोगे, हाफ इंटू एक्स इंटू 4 इंटू साइन 30, उनके बीच का एंगल लेना है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कंप्लीट का एरिया कंप्लीट पे लगा दीजिए, कंप्लीट पे लगा दीजिए, अब कंप्लीट की भी तो साइड्स पता है ना हमें, तो हाफ इंटू 3 इंटू 4 इंटू क्या बोलोगे साइन 60। अब कंप्लीट तो साइन 60 हो गया ना, कंप्लीट तो साइन 60 हो गया सर, यस। तो हाफ तो ये कट जाएगा बच्चों, कॉमन लेके, हाफ तो कॉमन लेके कट गया, और बचा क्या, ये वाला बचा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं 3x इंटू साइन 30 विच इज 1/2 प्लस 4x साइन 30 विच इज 1/2 इज इक्वल टू 12 इंटू साइन 60 इज √3/2। तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 7x का वैल्यू 12√3 आ जाएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा 12√3 डिवाइडेड बाय 7। ये सवाल का आंसर होना चाहिए, यही सवाल का आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर है, सी कैलकाटा। और बस ऐसे ही करना है बेटा, देखो समझ में आया? तो आई होप सो सबको अच्छे से समझ में आए जो आज मैंने एग्जांपल्स लिए। बेटा मैं फिर याद दिला दूं, जो मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया उसके बाहर मैंने कुछ नहीं, कोई भी एग्जांपल नहीं समझाया, 100% उन्हीं चीज़ों का यूज़ किया है। तो आई होप सो सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया। एक बार फिर से सारी थ्योरी को रिवाइज कर लेना, एग्जाम्पल्स मैं और देने वाला हूँ अगले आने वाले वीडियो में। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं नहीं चाहता 30, 35, 40 मिनट से ज़्यादा का कोई वीडियो बने, ठीक है, क्योंकि इतना ही हमारी एक टाइम में बच्चों कैपेसिटी होती है ग्रैब करने की अच्छे से। ऑनलाइन जब भी हम पढ़ते हैं तो इतनी ही कैपेसिटी होती है, तो इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर अगले वीडियो पे आइएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम इतना ही करते हैं।